नमस्कार, स्वागत है आपका सूत्रा नेटवर्क में। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। एक जर्मन अखबार की रिपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका भारत के रिश्तों में हलचल बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी ने हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 4 फोनों का जवाब नहीं दिया, जिसके बाद भारतीय राजनयिकों ने कहा कि मोदी संवेदनशील मुद्दों पर फोन पर बातचीत नहीं करते। वहीं अमेरिका ने कॉल्स पर पुष्टि से इनकार किया। ट्रंप बार बार खुद को भारत पाकिस्तान शांति निर्माता बताते रहे, लेकिन भारत ने उनके दावों को खारिज किया। ये ऐसे समय सामने आया जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार विवाद गहराता जा रहा है। जापानी मीडिया ने भी यही दावा किया कि ट्रंप लगातार फोन कॉल्स का जवाब न मिलने से बेहद नाराज थे। अधिकारी ने कहा कि ये प्रधानमंत्री की कार्यशैली नहीं है कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जटिल मामलों पर फोन पर समझौता करें। सूत्रों ने ये भी जोड़ा कि मोदी ने ट्रंप की कॉल्स का जवाब न देकर इस आशंका से बचने की कोशिश की कि कहीं ट्रंप बातचीत को गलत ढंग से पेश न कर दे। इससे पहले भी भारत ने ट्रंप पर आरोप लगाया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान हुई चर्चाओं को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। तनाव उस वक्त और गहरा गया जब मोदी ने कनाडा में हुई G20 शिखर सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस आने के लिए ट्रंप का अंतिम क्षणों में भेजा गया निमंत्रण ठुकरा दिया। ट्रंप ने इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख असीम मुनीर को भी आमंत्रित किया था। उन्होंने इसे भारत पाकिस्तान शांति वार्ता की दिशा में कदम बताने की कोशिश की थी, लेकिन नई दिल्ली ने इस कदम की कड़ी आलोचना की और कहा कि आतंकवाद का शिकार भारत और आतंक फैलाने वाला पाकिस्तान को एक ही स्तर पर रखना बेहद आपत्तिजनक है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने लिखा कि नई दिल्ली में अमेरिका को लेकर गहरी नाराजगी है। भारत को लगता है कि उसे बार बार व्यापारिक टैरिफ और प्रतिबंधों की धमकी दी जा रही है, जबकि रूस और चीन को इस तरह की सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा। भारत का मानना है कि उसे एक रणनीतिक साझेदार के बजाय व्यापारिक दबाव के औजार के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार फिलहाल संवेदनशील मामलों पर ट्रंप के सीधे हस्तक्षेप से दूरी बनाए हुए है। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डिसेंटिस ने H-1B वीजा कार्यक्रम को घोटाला बताते हुए इसकी आलोचना की और कहा कि इससे अमेरिकी कामगारों की नौकरियां छिन रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को हटाकर विदेशी, खासकर भारतीय श्रमिकों को रख रही हैं। बुधवार को एक इंटरव्यू में डिसेंटिस ने दावा किया कि कई कंपनियां पहले अमेरिकी कर्मचारियों को H-1B वीजा धारकों के साथ प्रशिक्षण देती हैं और फिर उन्हीं अमेरिकियों को नौकरी से निकाल देती हैं। उन्होंने कहा कि ये तरीका अस्वीकार है और ये अमेरिकी कामगारों को नुकसान पहुंचा रहा है। डिसेंटिस ने इस विचार को खारिज किया कि H-1B वीजा कार्यक्रम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ और प्रतिभाशाली लोगों को अमेरिका लाता है। उन्होंने कहा कि अब ये एक ऐसा सिस्टम बन गया है जो एक खास इंडस्ट्री को फायदा पहुंचाता है और वे भी मुख्य रूप से एक ही देश से आने वाले लोगों से भरा है। उन्होंने कहा H-1B वीजा धारकों में ज्यादातर एक ही देश से होते हैं, भारत। इस सिस्टम से पैसे कमाने के लिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी हो गई है। डिसेंटिस के बयान ने H-1B वीजा को लेकर बहस को फिर से हवा दे दी है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन एक नया गोल्डन कार्ड कार्यक्रम लाने की योजना बना रहा है, जिसमें अमीर विदेशी नागरिक अगर अमेरिका में $5 मिलियन निवेश करें तो उन्हें अमेरिका में रहने की अनुमति दी जाएगी। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान इनकी सरकार ने इस वीजा कार्यक्रम पर सख्ती की थी और ये तर्क दिया था कि इस कार्यक्रम का दुरुपयोग हो रहा है। ये अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रहा है। साल 2016 में ट्रंप ने इस कार्यक्रम की आलोचना करते हुए कहा था कि ये कंपनियों को कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को लाकर अमेरिकी कामगारों की जगह लेने का जरिया बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव ने आतंक के आकाओं को स्पष्ट संदेश दिया कि भारतीय नागरिकों की जान से खेलने का क्या परिणाम होता है। शाह ने साथ ही कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से लोगों को तसल्ली मिली और ऑपरेशन महादेव ने इस तसल्ली को आत्मविश्वास में बदला। शाह ने भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के उन जवानों को सम्मानित करते हुए ये बात कही जिन्होंने ऑपरेशन महादेव को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को मार गिराया। बता दें कि सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाबदेही तौर पर मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया था, जिसमें पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों एवं सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। पहलगाम हमले में 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन महादेव के जरिए सुरक्षा बलों ने पहलगाम नरसंहार में शामिल आतंकवादियों को जुलाई में मार गिराया। इसके साथ ही गृह मंत्री ने कहा, भारतीय नागरिकों के दिलों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और पूरे देश की ओर से सुरक्षा बलों को बधाई देता हूँ।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता और भाजपा विधायकों ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर चर्चा जरूरी है। पिछले 5 महीने से न कैबिनेट की बैठक हुई है और न विधानसभा का सत्र बुलाया गया। प्रेस वार्ता में गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला रहे हैं, लेकिन इस दौरान कितने निर्णय लिए गए और कितनी कैबिनेट बैठकें हुई, ये सरकार स्पष्ट करे। उन्होंने नगर निगम की बिगड़ती वित्तीय स्थिति, छठे वित्त आयोग का गठन न होने, स्थायी समिति और कैग की रिपोर्टों की अनदेखी पर सवाल उठाए। जल बोर्ड द्वारा 73,000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने से इनकार, आयुष्मान भारत योजना लागू न करने और 12 कॉलेजों को फंड न देने पर भी सरकार को घेरा। साथ ही खेल विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय व स्वास्थ्य परियोजनाओं में देरी और लागत बढ़ने पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की। बिग बॉस 19 में नजर आ रही तान्या मित्तल पर एक्स बॉयफ्रेंड बलराज सिंह ने संगीन आरोप लगाए हैं। तान्या ने हाल ही आध्यात्म और बॉयफ्रेंड्स को लेकर कुछ ऐसा कहा था जिससे बलराज भड़क गए। बता दें कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तान्या मित्तल इस वक्त बिग बॉस 19 का हिस्सा हैं और घर के अंदर है। वहीं एक्स बॉयफ्रेंड और यूट्यूबर बलराज सिंह ने बाहर उन पर कई संगीन आरोप लगाए। बलविंदर ने कहा कि उनकी बातें और असली आचरण आपस में मेल नहीं खाता। बलराज ने तान्या मित्तल पर दिखावटी और फेक होने का भी आरोप लगाया। बलराज ने कहा कि तान्या मित्तल एक तरफ तो आध्यात्मिकता की बात करती हैं और दूसरी ओर 4 बॉयफ्रेंड बनाने की बात करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तान्या स्टाफ के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती हैं। उन्होंने ये सारे खुलासे एक इंस्टाग्राम पोस्ट में वीडियो शेयर करते हुए किए। बलराज ने कहा कि वे किसी को भी ना तो नीचा दिखाना चाहते हैं और ना ही बेइज्जत करना चाहते हैं, वे बस सच्चाई सामने लाना चाहते हैं। तान्या ने बिग बॉस 19 में दावा किया कि उनके साथ काम करने वाले सभी लोगों ने बॉस बोलते हैं, इसलिए शो में भी घर के अंदर सभी उन्हें बॉस बुलाए। इस पर बलराज भड़क गए। आपको बता दें कि तान्या मित्तल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के अलावा पॉडकास्टर और बिजनेस वुमेन भी हैं। वे एक मॉडल भी रही हैं। उन्होंने साल 2018 में मिस एशिया टूरिज्म का ताज जीता था। मशहूर फैंटेसी गेमिंग ऐप ड्रीम 11 अब भारतीय क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर भी नहीं है। बीसीसीआई ने नए स्पॉन्सर की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के लागू होने के बाद ये फैसला लिया गया। वहीं इस नए कानून से कंपनी की 95% आय खत्म हो गई है। ड्रीम स्पोर्ट्स ने कहा कि नए ऑनलाइन गेमिंग कानून से उसकी 95% आय पर सीधा असर पड़ा है। इसके बावजूद कंपनी ने साफ किया कि वे कर्मचारियों की छटनी नहीं करेगी, बल्कि अब अपने अन्य पोर्टफोलियो कंपनियों फैन कोड, ड्रीम सेट गो, ड्रीम गेम स्टूडियो और ड्रीम मनी को बढ़ाने पर ध्यान देगी। बता दें कि हाल ही में संसद ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पास किया था। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये अब कानून बन गया है। इसमें सभी तरह के पैसे वाले ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस नए कानून से पैसों से खेल जाने वाले गेम और बढ़ती लत पर लगाम लगेगी। इसके साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी को रोकना है। इसके बाद ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, विंजो, जूपी और पोकरबाजी जैसी कंपनियों ने अपने पैसे वाले गेम बंद कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार सरकार अब पहले 2 सेक्टरों को कानूनी मान्यता देकर बढ़ावा देगी। आईटी सचिव एस कृष्णन ने भी कहा कि जल्द ही नए नियम लाए जाएंगे, जिसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स के प्रमोशन व रेगुलेशन की रूपरेखा तय होगी। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने भारत को बीच में फंसा दिया है। यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए अमेरिका रूस पर दबाव बनाना चाहता है। इसके लिए उसने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया ताकि वे रूसी तेल की खरीद को रोक दे, जबकि अमेरिका खुद पर्दे के पीछे रूस से सौदेबाजी करने में जुटा है। ये साफ तौर पर अमेरिका की फूट डालकर राज करने की साजिश है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका गुप्त रूप से रूस के साथ ऊर्जा सौदों पर बात कर रहा है। ये बातचीत यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए हो रही थी। अमेरिकी अधिकारी कुछ प्रतिबंधों को कम करके क्रेमलिन को शांति के लिए सहमत करने के तरीके खोज रहे हैं। एक समझौते में अमेरिका की ओर से रूस से परमाणु संचालित आइस ब्रेकर जहाजों को खरीदना भी शामिल है। भारत ने अमेरिका के पाखंड की ओर इशारा किया है। कारण है कि यूरोप और अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। भारत का कहना है कि उसकी रूसी तेल की खरीद राष्ट्रीय जरूरत है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका ने रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इससे रूस अंतर्राष्ट्रीय निवेश से कट गया था, लेकिन अमेरिका के अधिकारी रूस को शांति के लिए मनाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को हटाने के बारे में सोच रहे हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीति ने भारत और चीन के बीच नए समीकरण की जमीन तैयार कर दी है। चीन कहता है कि भारत इस टेक वॉर में उसका समर्थन करे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत चीन द्वारा प्रस्तावित वैश्विक संगठन को बाहर से समर्थन दे सकता है, हालांकि औपचारिक सदस्यता नहीं लेगा। भारत का मकसद ये दिखाना है कि वह अमेरिका की एआई नीति के विकल्प के रूप में खुली चर्चा और सहयोग को बढ़ावा देना चाहता है। ये मुद्दा शंघाई सहयोग संगठन के आगामी शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के दौरान उठ सकता है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने संकेत दिया कि भारत का लक्ष्य ऐसी वैश्विक व्यवस्था बनाना है जो सभी देशों के लिए सामान्य रूप से टिकाऊ और उपयोगी हो। चीन ने 2025 में अपनी सबसे बड़ी एआई कॉन्फ्रेंस के दौरान वी को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स एआई को बढ़ावा देना और तकनीकी संसाधनों को साझा करना है, साथ ही चिप की कमी जैसी चुनौतियों का समाधान निकालना। भारत का मानना है कि ऐसे मंच अमेरिका के दबदबे को चुनौती देते हुए दुनिया को एआई नीतियों पर दूसरा विकल्प दे सकते हैं। दिल्ली में अगले साल होने वाला एआई इम्पैक्ट समिट इस दिशा में भारत की नेतृत्व क्षमता को दुनिया के सामने पेश करेगा। वहीं भारत और चीन पहले भी 58 देशों के साथ मिलकर पेरिस में डिजिटल विभाजन कम करने और एआई विकास को बढ़ावा देने वाले घोषणा पत्र साइन कर चुके हैं। इस समझौते से अमेरिका और ब्रिटेन दूर रहे थे। भारत मिशन सुदर्शन चक्र के साथ आगे बढ़ रहा है, जो एक राष्ट्रीय वायु और मिसाइल रक्षा कवच है जो 2035 तक तैयार हो जाएगा। इसका मूल प्रोजेक्ट कुशा है, जिसके तहत डीआरडीओ 2026 से लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइलों का परीक्षण शुरू करेगा। सबसे पहले M1 इंटरसेप्टर 150 किलोमीटर रेंज का परीक्षण किया जाएगा। उसके बाद 2027 में M2 250 किलोमीटर रेंज और 2028 में M3 350 किलोमीटर रेंज का परीक्षण किया जाएगा, जिसे 2030 से शामिल करने की योजना है। रूसी S-400 की तरह ये प्रणाली बहुस्तरीय होगी, जिसमें मिसाइलों, लेजरों और भूमि, वायु, समुद्र और अंतरिक्ष में निगरानी को शामिल किया जाएगा। ये परियोजना भारत के मौजूदा बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस कार्यक्रम और उन्नत ब्रह्मोस 800 किलोमीटर रेंज और प्रलय 500 किलोमीटर रेंज सहित बढ़ते शस्त्रागार पर आधारित है। हाल के परीक्षणों जैसे कि QRSAMs, VSHORADS और 30 किलोवाट लेजर युक्त एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली ने बहुस्तरीय क्षमताओं का प्रदर्शन किया है। रक्षा क्षेत्र के प्रमुखों का कहना है कि मुख्य चुनौती विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कई सेंसर, कमांड सिस्टम और हथियारों का एकीकरण करना होगा। एक ऐसा प्रयास जिसके लिए महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होगी। भगवान विष्णु के चक्र के नाम पर MSC को ढाल और तलवार दोनों के रूप में देखा जाता है, जो रक्षा के साथ साथ जवाबी हमले की क्षमता को भी जोड़कर 2035 तक भारत की सुरक्षा को अभेद्य बना देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में भारत के 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली लगाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई। सरकार ने अहमदाबाद को इस आयोजन के लिए आदर्श शहर बताते हुए कहा कि यहाँ विश्व स्तरीय स्टेडियम, अत्याधुनिक ट्रेनिंग सुविधाएं और खेलों के प्रति जुनूनी माहौल मौजूद है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कुछ ही दिन पहले भारतीय ओलंपिक संघ ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करने के बाद भारत की इस बोली को मंजूरी दी थी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने युवा मामले और खेल मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें भारत की ओर से 2023 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की बोली लगाने की अनुमति मांगी गई थी। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की बोली लगाने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। बताया जा रहा है कि IOA अगले 48 घंटों में सभी प्रक्रिया पूरी कर देगा। अगर ये बोली सफल रहती है तो भारत दूसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। इससे पहले 2010 में नई दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन हुआ था। लगातार हो रही बारिश के कारण जम्मू कश्मीर में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन हुआ है, जिससे कटरा स्थित वैष्णो देवी मंदिर के पास कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई। ये त्रासदी अतकुआरी गुफा मंदिर के पास हुई, जहां तीर्थ यात्रा मार्ग पर भारी भूस्खलन के कारण श्रद्धालु दब गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस घटना को बेहद दुखद बताए जाने के बाद NDRF की टीमों को तैनात कर बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने जन सुरक्षा के लिए बुधवार को जम्मू में सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया।
भारी बारिश के कारण व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ है। पंजाब के पठानकोट जिले के कुछ हिस्सों में बाढ़ आ गई और राधा स्वामी सत्संग ब्यास परिसर को निकासी केंद्र में बदलना पड़ा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जम्मू और आसपास के इलाकों में और भारी बारिश, गरज के साथ बारिश और संभावित ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण पर्यटक फंस गए हैं और प्रमुख परिवहन मार्ग कट गए हैं, जिसके कारण 18 ट्रेनें रद्द कर दी गयी और जम्मू तवी, कटरा और बारी ब्राह्मण इलाकों में लाइनों पर सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। At Ramayan Club, we believe your spiritual journey should be as meaningful as the destination themselves. For over 10 years, we have been connecting devotees with India's most sacred places, including Ayodhya, Kashi, Mathura, Chitrakoot and Prayagraj. Our expert guides, inspired by the Ramayana and other ancient texts, ensure an authentic and deeply fulfilling experience. We have successfully guided over 15,000 happy devotees on more than 500 pilgrimages to over 120 destinations, making your journey comfortable, affordable and rich with spiritual essence. With our fast, reliable and affordable rides, your only focus is your devotion. Let Ramayan Club make your pilgrimage a cherished memory. For more information, please visit our website.